हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, कक्षा 10 का आरबीएससी का 10वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में आज का हमारा नया टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है वो हम समझते हैं पहले कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध एक तरह से नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज के प्रवाह में बाधा बनना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, पाइप में पानी जा रहा है ना, एक पाइप है उसमें पानी बह रहा है, तो उस पानी के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ रही है, वो मिट्टी पाइप में बीच में जमा हो जाती है और पानी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, यानी धीरे हो जाता है। ठीक है ना, तो वो मिट्टी क्या हो गई, उसमें बाधा बन गई, तो उसे हम एक तरह से प्रतिरोध कह सकते हैं, यानी उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब ऐसे क्या होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार है जैसे लोहे का है, फिर तांबे का है, चांदी का है, सोने का है, तो उसके अंदर से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, उस विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह है, सबसे ज्यादा चालक कौन सा होता है, चांदी होती है, उससे कम तांबा होता है। ठीक है, फिर उससे कम सोना और उसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की चालकता होती है वो सबसे कम होती है, यानी एल्यूमिनियम में प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा होता है। इससे हम आगे बात करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्रतिरोध क्या है, एक तरह से रुकावट है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी परिपथ में जो चालक तार जुड़ा हुआ है उसके अंदर जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये एक तार है, हाँ, ये एक चालक तार है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, इसको हम एक परिपथ से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी चालक तार होता है, मान लो कि लोहे का है, ये क्या है, लोहे का तार। तो लोहे के तार में लोहे के छोटे छोटे परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि परमाणु होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो लोहे के परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और जो अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये है किसी लोहे का एक तार, ये लोहे के तार के क्या है, परमाणु है जो मुक्त है, जो क्या है, मुक्त अवस्था में है, इसीलिए तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगी इसमें। ये क्या है, इस लोहे के छोटे छोटे परमाणु जिससे मिलकर ये लोहे का तार बना है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो एक बात समझ लो कि हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा का प्रवाह है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन किस साइड में गति करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर इससे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर गति करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसके आगे कोई नहीं आ रहा है, वो सीधा सा निकल रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है या फिर ये कर रहा है तो इसके सामने जो परमाणु है वो उससे टकरा जाएगा, यानी इसके अंदर बीच में क्या हो गया, ये अवरोध उत्पन्न हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकेगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार में उसके अंदर उपस्थित परमाणु अणु क्या कहलाते हैं, एक तरह से प्रतिरोध होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के प्रवाह को रोकते हैं। तो हमारे पास में एक लाइन आ गई, एक पॉइंट आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं, कि आवेश प्रवाह की
आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक तार में आवेश, चालक तार हमने बनाया है ना, उसके अंदर परमाणु अणु क्या इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोक रहे थे, है ना, तो रोक रहे थे, वो उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, आवेश प्रवाह में यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो अपन लिख लेते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं कि चालकों में आवेश प्रवाहों में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उत्पन्न बाधा को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में कि कोई भी चालक तार होता है, लोहे का हो, तांबे का हो, एल्यूमिनियम का हो, चांदी का हो, उसके अंदर आवेश प्रवाहों में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि कोई चालक तार है, उसके अंदर अगर प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा है तो उस पदार्थ की चालकता क्या होगी, कम होगी, यानी वो विद्युत का कम चालक होगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा में रुकावट बढ़ेगी, और विद्युत धारा में रुकावट बढ़ेगी तो आपका जो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर चालकता का मान कम होगा। चालकता मतलब विद्युत धारा का प्रवाह सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, जो विद्युत धारा का सबसे ज्यादा प्रवाह करेगा वो अधिक चालक होगा, जो विद्युत धारा का प्रवाह कम करेगा वो कम चालक होगा। तो जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध है वो चालकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि प्रतिरोध है वो चालकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, और प्रतिरोध अगर घटेगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात जो प्रतिरोध है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, चालकता के। प्रतिरोध बराबर 1/चालकता। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने समझे कि प्रतिरोध क्या होता है कि कोई चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर प्रतिरोध एक चीज, देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझो कि किसी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होगी, और दूसरी चीज को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, कम होगी, अगर प्रतिरोध को कम करेंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो प्रतिरोध क्या होता है, चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध है वो किस, जो तार अपन लेते हैं उस तार की कौन कौन सी चीज पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध की निर्भरता हम देखेंगे। इसको मिटा रहा हूं। प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, प्रतिरोध की
निर्भरता देखेंगे हम कि प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला किस चीज करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरी चीज अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। चौथा है इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर। ठीक है। देखो लंबाई पर मतलब हमारे पास में जो चालक तार है, मतलब लोहे का तार है फिर तांबे का तार है, उस तार की लंबाई कितनी है, उस तार की लंबाई के आधार पर हमारा क्या निर्भर करेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा या कम होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा या कम होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा चीज अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब कोई तार लिया उसको काटेंगे, उसका जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार को हम गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे तो उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति पर, प्रकृति पर मतलब है कि कोई कौन सा तार है वो विद्युत का चालक तार है या फिर कुचालक है या फिर अर्धचालक है। चालक का मतलब वो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, अर्धचालक का मतलब है थोड़ा कम प्रवाहित हो रहा है, और कुचालक का मतलब वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध का मात्रक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो ये चार चीजों पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पर निर्भर करता है और चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम कि चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। देखो प्रतिरोध है वो लंबाई पर कैसे निर्भर करता है? जो प्रतिरोध है वो क्या करता है? प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध को हम R समानुपाती L, लंबाई को हम किससे लिखेंगे? L से। ठीक है। तो प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि कोई चालक तार है, उसकी अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लंबाई को हम चालक तार उसकी लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे ये है। ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं प्रतिरोध, यानी इस साइड में हमने क्या ले लिया? प्रतिरोध, और इस साइड में हम क्या ले लेंगे? लंबाई। तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगा। क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगा। अगर हम चालक तार की लंबाई को यहां रखते हैं, मतलब इतनी लंबाई लेते हैं, तो आपका प्रतिरोध कितना होगा? इतना होगा। चालक तार की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। फिर चालक तार की लंबाई और बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। यहाँ आ गया ना प्रतिरोध, पहले यहाँ था फिर यहाँ था, अब ज्यादा हो गया, और लंबाई भी क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर हमने और लंबाई बढ़ा दी थोड़ी सी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। आई बात समझ में? चलो दूसरी चीज देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। लंबाई से हमें एक चीज मिल गई कि R समानुपाती होता है L के, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरी चीज क्या थी? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर।
ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या होता है, जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, इसको मैं बीच में से यहां से काट देता हूं, ठीक है, तो काट दिया तो ये बचा, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर यानी तार की मोटाई कम होगी तो बढ़ेगा, या मोटाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, A के, यानी क्षेत्रफल को हम किससे लिखेंगे, A से लिखेंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते हैं, अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी अगर हम तार को मोटा लेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और अगर तार को हम पतला लेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर एक चीज को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज घटेगी, दूसरी चीज को बढ़ाते हैं तो पहली चीज घटेगी, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आई समझ में। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, किसके, प्रतिरोध के। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि प्रतिरोध है वो आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां पर हम ले लेंगे प्रतिरोध R और यहां पर हम ले लेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। अब हम प्रतिरोध का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम इतना करते हैं तो प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा है। प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा है। हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम लिया है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो गया। नीचे आ गया ना, देखो यहाँ पर पहले ज्यादा था अब कम हो गया। फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और कम करते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। और कम करते हैं अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो प्रतिरोध और कम हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो दो चीजें आ गई अपने पास में, इसको हटा देता हूं मैं एक बार। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम क्या दे देते हैं, 2 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम मिलाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, L ऊपर है और A नीचे है, तो L बटे A, सॉरी बराबर नहीं आएगा यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह है। ठीक है, अब इस समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा। तो R बराबर नियतांक आएगा K L बटा A। तो ये अपने पास में एक क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया इसका, प्रतिरोध का। तो यहां पर देखो R क्या है, R क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। L यहां पर क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की क्या है, लंबाई। और A यहां पर क्या है, ये क्या है यहां पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब K यहां पर क्या है, K एक नियतांक है जो क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध है, और L क्या है, चालक तार की
लंबाई है, ए क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, के एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब आर प्रतिरोध का मात्रक हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है, लंबाई का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर, सॉरी मात्रक क्या होता है, मीटर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रतिरोधकता का मात्रक हमें निकालना पड़ेगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, अब प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मात्रक ओम नहीं हो सकता, दोनों का एक नहीं होता है, कंफ्यूजन में मत रहना। प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का हम निकालेंगे, दोनों का ओम नहीं होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से ही हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक निकालेंगे। पहले हम देखो किसका मात्रक हमें निकालना है, के का निकालना है, तो के को हम निकालने के लिए ए को इधर ले आएंगे। देखो ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, देखो सूत्र क्या है अपने पास में, आर बराबर के एल बट्टा ए, ए को हम इधर ले आते हैं, तो ए इंटू आर बराबर के इंटू एल, ये मिला, क्योंकि ये तो गुणा में है दोनों, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एल है, क्योंकि के निकालना है तो एल हम इधर ले आएंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बट्टे एल, क्योंकि यहां पर क्या है, ये गुणा में है, तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके मात्रक रखते हैं, के बराबर आर, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, ओम, गुणा ए यहाँ पर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, एल लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो हम यहां लिख देंगे मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, ओम मीटर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया आपके पास में, ओम मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है ये मात्रक। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो इतनी बात आई समझ में। अपने पास सूत्र क्या है, ये आ गया, आर बराबर के एल बटा ए, तो अब आर क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, एल यहाँ पर क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, ए यहाँ पर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, के क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होता है, ये प्रतिरोधकता क्या होता है। तो चलो प्रतिरोधकता देखते हैं अपन, अपने पास में ये सूत्र मिला है अपने को। ठीक है, ये मिटा देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता को हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है। देखो हमारे पास में सूत्र क्या आया, के बराबर आर ए बट्टे एल, ये सूत्र अपने पास में आया था। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देखो अब प्रतिरोधकता क्या होती है कि कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है जिसकी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए एक है, यानी इकाई है। क्या है कि एल बराबर क्या है, एक, और ए बराबर क्या है,
1। तो हम इसके अंदर इसका मान रखते हैं तो क्या आएगा, K बराबर R 1/1, 1 से 1 कट गया तो क्या आ जाएगा, K बराबर R। ये आया ना अपने पास में। तो हम ये कह सकते हैं कि माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई a और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल l इकाई है, इकाई का मतलब 1 है, यानी कोई चालक तार है जिसकी लंबाई l 1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है, तो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर होती है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखो, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट के इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का क्षेत्रफल है जो प्रतिरोध है, देखो कोई चालक तार है, किसी चालक तार की यानी कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L बराबर 1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहलाता है, K बराबर R कहलाता है। यानी कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L बराबर 1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और लंबाई L इकाई है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। और उस विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अंदर एक चीज और है कि प्रतिरोधकता है वो तार की लंबाई और उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या करता है, प्रतिरोधकता तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करता है। कौन, प्रतिरोधकता, कौन नहीं करता, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता है वो तार की लंबाई यानी चालक तार है ना, प्रतिरोधकता है वो चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता उस तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उस पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम देखो प्रतिरोधकता, दोबारा देखो, प्रतिरोधकता किसी चालक तार में, किसी चालक तार की लंबाई L बराबर 1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, यानी K बराबर R होता है। उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता है वो चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, यानी प्रतिरोधकता है ना तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी चालक तार कितना लंबा है या फिर कितना छोटा है उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करती है प्रतिरोधकता, यानी तार कितना मोटा है या फिर कितना पतला है उस चीज पर भी प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी वो चालक है, कुचालक है या फिर अर्धचालक है। समझ गए, चालक तार है या फिर अचालक है, कुचालक है या फिर अर्धचालक है, उस प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। आई बात समझ में।
चलो अपन कुछ पदार्थ की प्रतिरोधकता देखते हैं। कुछ चालक तार, कुछ चालक पदार्थ होते हैं, उनके हम प्रतिरोधकता देखते हैं। कुछ पदार्थ है उनके हम देखेंगे। पहले अपन चालक की देखेंगे। चालक पदार्थ है उनकी अपन प्रतिरोधकता देखेंगे। तो सिल्वर की देखेंगे पहले। तो सिल्वर की कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये किसमें? ओम मीटर में। ये ध्यान रखें, प्रतिरोधकता ये किसमें है? ओम मीटर में। किसमें है? ओम मीटर में। तो सिल्वर की कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ठीक है। कॉपर की देखते हैं। तो कॉपर की कितनी होती है? 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये होती है कॉपर की। फिर हम देखते हैं एल्यूमिनियम की कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की होती है 2.63 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। फिर हम देखते हैं टंगस्टन की देखते हैं। टंगस्टन की कितनी होती है? टंगस्टन की होती है 5.20 इंटू 10⁻⁸। तो 5.20 इंटू 10⁻⁸ होती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं निकल की। निकल की प्रतिरोधकता कितनी होती है? निकल की होती है 6.84 इंटू 10⁻⁸। ये निकल की होती है। आयरन की देखो। आयरन की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10.0 इंटू 10⁻⁸। तो ये कुछ चालक पदार्थ है जिनकी प्रतिरोधकता हमने देखी। इनको याद करने का एक ही तरीका है। देखो सबके माइनस 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 8 10⁻⁻8। तो इतनी इसकी तो याद करने की जरूरत नहीं है। चालक तार की कितनी होती है? 10⁻�8। अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। 1.6 1.62 2.63 5.20 6.8 4 और 10। तो आपके कुछ कुछ की याद रखनी है, जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। एक मेन ये है, इनके आपको याद रखनी है। ठीक है। ये तो होगी चालक की। अब हम मिश्र धातु की देखेंगे। मिश्र धातु। मिश्र धातु में पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 49 इंटू 10⁻⁻6 होती है। ठीक है। मैग्नीन की देखते हैं। मैग्नीज नहीं है, ये मैग्नीन है। ठीक है। मैग्नीन की कितनी होती है? मैग्नीन की होती है 44 इंटू 10⁻⁻6। ये होती है मैग्नीन की। ठीक है। अब अपन देखते हैं विद्युत रोधी की। ये होती है, इसमें देखो मिश्र धातु में लास्ट में क्या है? -6 है। उसमें -8 है, यहाँ पर -6 है। यहाँ 49 और 44। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ की देखते हैं अपन चालकता कितनी होती है। तो पहला है कांच। विद्युत रोधी में पहला क्या है? कांच। तो कांच की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक होती है कांच की प्रतिरोधकता। डायमंड की देखते हैं। डायमंड की होती है लगभग 10⁻12 से 10⁻13 तक। 10⁻12 से 10⁻, माइनस नहीं है यहाँ पर भी, 13। ठीक है।
ये होते हैं कुछ पदार्थों की अपन ने प्रतिरोधकता देखी, इनमें से आपको कुछ कुछ याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? आपको इस चैप्टर के नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लेना, आपको सारे नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, अपन ने 2 चीज देख ली थी, प्रतिरोध की निर्भरता अपन ने 4 देखी थी ना, वे किस किस पर निर्भर करता है प्रतिरोध एक तो किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो 2 चीजें हमने देख ली थी। तीसरा किस पर निर्भर करता था, प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता था ना, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। अब देखिए कुछ धातु है जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, जैसे क्या हो गया चांदी, सोना या फिर तांबा, है ना, तो इनका अब अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह कुछ पदार्थ है, पहला पॉइंट है अपने पास में, कुछ पदार्थ जैसे चांदी, सोना हो गया, तांबा हो गया, अगर इनका ताप हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कुछ धातु जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, अगर इनका ताप हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, पहला पॉइंट। और कुछ दूसरा पॉइंट है, कुछ मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु, कुछ मिश्र धातु है। अब वो मिश्र धातु कौन कौन सी है, जैसे मैग्नीन हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, मैग्नीन या फिर कांस्टेंट, है ना, मैग्नीन, कांस्टेंट। अब इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे, है ना, अगर इनका, अगर मिश्र धातु जैसे मैग्नीन है या फिर कांस्टेंट है, अगर इनमें ताप में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो प्रतिरोध में कोई मामूली सा फर्क पड़ता है, यानी बहुत कम परिवर्तन होता है। ताप परिवर्तन से, ताप परिवर्तन से बहुत कम, बहुत कम प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध, प्रतिरोध बहुत कम बदलता है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु मैग्नीज है, कांस्टेंट है, अगर इनके ताप में अगर परिवर्तन करने से प्रतिरोध बहुत कम बदलता है। अगर इनके अगर ताप में परिवर्तन करेंगे या फिर कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम परिवर्तित होता है। अब कुछ धातु ऐसी होती है, ये मिटा रहा हूं दोनों पॉइंट, कुछ धातु जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, कुछ धातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, जैसे निकल है, सिलिकॉन है, ये तीसरा पॉइंट है ना अपना, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनमें क्या होता है कि इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। सिलिकॉन है, मैग्नीज है, सॉरी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ताप अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध भी, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और ताप कम करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है,
अब कुछ धातु ऐसी होती है जिनका ताप कम करने पर, जिनका ताप कम कर रहा है, कुछ धातु ऐसी होती है जिसका ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। कुछ धातु ऐसी होती है जिनका हम ताप अगर कम करेंगे तो एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ या सॉरी अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं पारा। क्या देखते हैं पारे का प्रतिरोध क्या होता है, पारे एग्जाम्पल क्या है, पारा। इसका ताप है वो 4.2, शायद 4.2 ही है, हाँ 4.2 केल्विन। पारे का तापमान अगर 4.2 केल्विन है, कैसे लिखते हैं अपन केल्विन को, केल्विन है तो इतने ताप पर पारे का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी पारा जो है उसका ताप अगर हम कम करेंगे तो एक निश्चित तापमान होता है 4.2 केल्विन। इस 4.2 केल्विन पर पारे का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पारा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अगर हम ताप कम करेंगे तो एक निश्चित तापमान यानी 4.2 केल्विन पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक क्या कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसका ताप कम करने पर एक निश्चित तापमान जिसके ऊपर उस पदार्थ का प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अब हम देखेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। इस पर पदार्थ पर निर्भरता, पदार्थ पर निर्भरता। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जैसे एल्यूमिनियम का प्रतिरोध है वो सबसे अधिक होता है, सॉरी अधिक नहीं होता है, हाँ एल्यूमिनियम प्रतिरोध चालकता क्या होती है, कम होती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध है, एल्यूमिनियम जो होता है धारक है, वो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। पहला पॉइंट अपन ये देख सकते हैं कि जो आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, Al से जिसको अपन लिखते हैं, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ठीक है, और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम। चांदी, इसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो देखो अपन लिखते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो एल्यूमिनियम का हम देखते हैं। एल्यूमिनियम का क्या होता है, सबसे कम होता है, ये लो सबसे कम। और एल्यूमिनियम से कम किसका होता है, किसका होता है, सोने का होता है, सोना। फिर इससे कम किसका होता है, तांबे का होता है। इससे कम किसका होता है, तांबे का। और तांबे से कम किसका होता है, चांदी का। ठीक है, पदार्थ पर निर्भरता देख लेना, अलग अलग पदार्थ पर प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। एल्यूमिनियम है उसके ऊपर प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और चांदी में प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी में सबसे प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो सबसे अधिक प्रवाहित होती है और एल्यूमिनियम में सबसे कम प्रवाहित होती है। दूसरे नंबर पर तांबा आता है,
अब चांदी को हम देखो तारों में यूज में नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, तो हम चांदी के बाद में कौन आता है, तांबा आता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तांबे का तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम और तांबा इन दो तारों को हम यूज में लेते हैं क्योंकि सोना और चांदी क्या होता है, बहुत महंगा होता है। अगर इनको हम लगा देंगे तो चोर उचक के ले जाएंगे रात को, है ना, और ले जाएंगे तब दोबारा लगाएंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, फिर महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो चांदी का ध्यान में रखना है कि चांदी का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब अगर हम इन्हीं को हम अगर चालकता के तौर पर देखें कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है ना, चालकता अगर हम देखें कि सबसे अधिक चालकता कौन से तार की होती है, तो सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन करता है, चांदी। तो चांदी सबसे अधिक चालक होती है। फिर उसके बाद में तांबा, फिर उसके बाद में सोना, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम। तो ये होगी चालकता, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की, फिर चांदी से कम तांबे की, तांबा से कम सोना और सोने से कम एल्यूमिनियम की चालकता होती है। तो अब हमने यहाँ पर अपना टॉपिक है वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कंप्लीट होता है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, दूसरा प्रतिरोध की निर्भरता अपन ने पढ़ा है। प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर डिपेंड करती है, तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार के ताप पर और पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर हमने प्रतिरोधकता भी पढ़ी, यानी 3 चीजें हमने पढ़ी है, प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता और प्रतिरोधकता, ये 3 टॉपिक पढ़े। नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपके इस चैप्टर के विद्युत धारा 10वां चैप्टर है, इसका आप जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।